नमस्कार क्लास 11th यूपी बोर्ड के सभी बच्चों को जय हिंद। तो बच्चों आज हम लोग आप लोगों के लिए वार्षिक परीक्षा 2026 के लिए सामान्य हिंदी का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर लाए हैं जो कि बच्चों आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो बच्चों आज हम लोग इस क्वेश्चन पेपर को ईमानदारी के साथ सॉल्व करेंगे। अगर बच्चों आप लोग वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बच्चों सबसे पहले आपको एग्जाम में बहुविकल्पीय प्रश्न दिए जाते हैं। तो पहला यहाँ पर आपका क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्प में से सही विकल्प का चयन करके आपको उत्तर पुस्तिका में आपको अपना उत्तर लिखना होता है। तो बच्चों यहाँ पर आपका जो पहला क्वेश्चन है लल्लू लाल की रचना है। तो लल्लू लाल रचना किसने लिखी है वो यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है। बच्चों जो आपकी रचना लल्लू लाल है ये प्रेम सागर जी ने लिखी। किसने लिखी है? प्रेम सागर जी ने लिखी है। और बच्चों ये रचना जो आपकी लिखी गई है 1804 से लेकर 1810 के बीच में लिखी गई। आप टाइम पीरियड इसको ध्यान रखेंगे। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हिंदी गद्य की विधा नहीं है। तो बच्चों हिंदी गद्य की विधा नहीं है तो आपकी कहानी है, नाटक है, आलोचना है, ये बच्चों आपके रूप से हिंदी की गद्य की विधाएं होती हैं। लेकिन जो आपका खंड काव्य है ये बच्चों आपका एक प्रकार का कविता पद्य मतलब होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको भी यहाँ पर आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है जो कि आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेईमान की परत के रचनाकार कौन है। तो बच्चों बेईमान की जो इसकी रचनाकार हैं वो आपके हैं हरिशंकर परसाई। कौन है? हरिशंकर परसाई जो जी ने ये रचना आपकी लिखी है। इसको यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे। ये बच्चों क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किन्नर देश किस विधा की रचना है। किन्नर देश किस विधा की रचना है? तो बच्चों ये आपकी यात्रा व्रत है। कैसी है? यात्रा व्रत इस विधा की रचना है। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि किन्नर देश जो रचना है ये किसने लिखी है तो ये बच्चों आपकी लिखी है राहुल सांकृत्यायन जी ने लिखी है। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। राहुल सांकृत्यायन जी ने ये रचना लिखी, आप इसको ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आपसे विधा पूछी गई तो इसकी जो विधा है वो यात्रा व्रत है। ठीक है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, महादेवी वर्मा की रचना कौन सी है। तो बच्चों महादेवी वर्मा की जो रचना है यहाँ पर आपकी स्मृति की जो रेखाएं हैं ये महादेवी वर्मा की रचना है। यहाँ पर आप इसको ध्यान रखेंगे। अगर इससे आपसे कोई पूछ ले इसकी विधा क्या है तो इसकी जो विधा है वो आपकी संस्मरण है। क्या है? संस्मरण विधा की रचना है। तो आपको ध्यान रखना है संस्मरण। ठीक है, संस्मरण इस विधा की रचना है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की। तो तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की जो रचना है किस भाषा में की वो यहाँ पर आपसे पूछा गया है। तो ये की है अवधी भाषा में की। किस भाषा में की है? अवधी भाषा में रचना की थी। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कामायनी की जो विधा है वो क्या है। तो जो कामायनी की जो विधा है आपको पता होनी चाहिए। कामायनी एक प्रकार आपका महाकाव्य है। क्या है? महाकाव्य है। इसकी जो रचना है वो की थी आपकी जयशंकर प्रसाद जी ने। किसने की थी? जयशंकर प्रसाद जी ने इसकी रचना की थी। वो भी यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, रीतिबद्ध काव्य के कवि कौन है। तो बच्चों रीतिबद्ध के जो आपके काव्य कवि हैं वो आपके भिखारी दास हैं। कौन है? भिखारी दास। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बच्चों आप बात ध्यान रखेंगे, जब भी आप क्लास 11th का एग्जाम दें चाहे फिर आप क्लास 12th का एग्जाम फ्यूचर में आप देंगे तो कोशिश आपको यही करना है कि आपका एमसीक्यू कोई भी गलत ना होने पाए। कितनी भी कोशिश करो आपके एमसीक्यू सारे सही होने चाहिए, तभी आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स आएंगे। अगर आपने एमसीक्यू सही कर लिए तो कहीं ना कहीं जो जो टीचर कॉपी चेक करते हैं वो सोचते हैं कि बच्चे के पास प्रॉपर नॉलेज है। अगर आपके एमसीक्यू सारे गलत चले गए तो टीचर्स को ऐसा लगता है कि बच्चे के पास नॉलेज की कमी है। तो आपको कोशिश यही करना है कि आपके सारे एमसीक्यू सही जाने चाहिए किसी भी हालत में। ठीक है।
इसके बाद आपका नेक्स्ट है, नीचे दिए गए विकल्प में से सही विकल्प का आपको चयन करना है। तो सड़क हादसों से बचने के लिए क्या आवश्यक है? मतलब सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि ताकि मतलब कि उनसे बचा जा सके, तो सबसे सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यातायात के जो नियम है उनका सही तरीके से पालन किया जाए। इसके बाद यातायात के नियम हैं, तो यातायात के नियम यहाँ पर वाहन रोकते समय उपयुक्त संकेत अवश्य दें, बिल्कुल सही बात है। किसी प्रकार के नशे की अवस्था में वाहन ना चलाएं, बिल्कुल सही बात है। वाहन सदैव अपनी पंक्ति में चलाएं, ये भी बिल्कुल सही बात कही है। तो यहाँ पर आपका उपयुक्त में सभी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से एक गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं। तो बच्चों यहाँ पर आपको गद्यांश दिया जाता है, उसी गद्यांश से संबंधित यहाँ पर आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बस यहाँ पर आपको बात ध्यान रखना है कि संदर्भ जो कॉपी चेक करते हैं वो बेसिक रूप से संदर्भ को ही देखते हैं, मतलब कि पाठ का नाम देखेंगे, आपने पाठ का नाम सही लिखा है और लेखक का नाम देखते हैं। अगर आपने ये दो चीज़ें सही लिखी तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। तो आपको सभी के जितने भी आपके क्लास 11th में हिंदी में चैप्टर्स हैं, उन सभी चैप्टर्स के पार्ट के नेम और लेखक का नाम आपको सभी प्रकार से याद कर लेने, चाहे पद्य में चाहे आपके गद्य में, सभी को आपको तैयार करना है। इसमें आपका कोई बहाना नहीं चलेगा। इसके बाद आप सारे क्वेश्चंस जो हैं आप बना बना के लिख सकते हैं, इतनी ज़्यादा कोई कठिनाई वाली बात नहीं होती है। रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है, जहाँ पर आपको रेखा दी गई है उस रेखा को पढ़ना है, फिर आपको अपने शब्दों में भावार्थ बनाकर आपको लिख देना होता है। कई बार बच्चों की शिकायत रहती है कि सर इतने छोटे शब्द में लाइन की गई, मैं इसमें क्या लिखूं? वो लाइन मतलब नहीं होता, लाइन का मतलब होता है जहाँ पर लाइन है उसको आपको बढ़ा चढ़ा के लिखना होता है, ठीक है, ये बात होती है, ठीक है। इसके बाद आपको लेखक के अनुसार अध्यापक का क्या कर्तव्य होता है, तो आपको आंसर बताना है। गद्यांश की भाषा शैली क्या, वो यहाँ पर आपको बताना है। इसके बाद अथवा में आप चाहो, अथवा में सेम वही, आपको पाठ का नाम और लेखक का नाम आपको पता होना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट यही रहता है, लेखक का नाम और पाठ का नाम अगर आपने सही लिख लिया तो उसमें आपको सारे नंबर मिल जाते हैं, ठीक है। पाठ का नाम और लेखक का नाम सभी बच्चे मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। देखते हैं कितने बच्चों की तैयारी अच्छी चल रही है, ठीक है। इसके बाद आपका नेक्स्ट है, आपका पद्यांश से आता है, तो सेम आपका पद्यांश में रहता है। आपको यहाँ पर शीर्षक मतलब कि कवि का नाम और पाठ का नाम, बेसिक जो कॉपी चेक करते हैं वो यही देखते हैं। अगर मैं कॉपी चेक करने जाऊँगा, आप कॉपी चेक करने जाएंगे, आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप प्रॉपर तरीके से सारे क्वेश्चंस के आंसर को मैच करें। मेन चीज़ें एग्जाम में चेक की जाती हैं, तो आपको वो मेन चीज़ें सही लिखनी आनी चाहिए, ठीक है। तो आपको पाठ के नाम, लेखक का नाम अच्छे प्रकार से तैयार करना है। इसके बाद आपका अथवा में है, अथवा में यहाँ पर आपको सेम वही क्वेश्चन से आपको पाठ का नाम, लेखक का नाम सही पता होना चाहिए। इसके बाद निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय आपको लिखना है। जो भी बच्चों यहाँ पर आपको आसान लगे वो यहाँ पर आपको एग्जाम में साहित्यिक परिचय लिखना है। ध्यान रखें कम से कम 2 पेज से कम आपको जीवन परिचय नहीं लिखना है। अभी से अपनी हैबिट बनाओ, तभी आप क्लास 12th में स्पीड में लिखना सीख पाओगे, वरना आप क्लास 12th में 100% पेपर छोड़ दोगे। तो अभी से अपनी स्पीड बनाओ ताकि आप क्लास 12th के लिए एकदम से मजबूत बनकर खड़े हो सकें, ठीक है। इसके बाद आप पद में किसी एक कवि का जीवन परिचय देना है, कम से कम 2 शब्दों से, 2 पेजों से कम होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। ऐसे यहाँ पर आपको लिखना है। बच्चों अगर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि जीवन परिचय कैसे लिखना चाहिए, तो मैं उस पर वीडियो बना दूंगा, ताकि आपको पता चल जाए कि एग्जाम में कॉपी कैसे भरनी होती है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा। बस आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। इसके बाद आपको आकाशदीप कहानी का उद्देश्य अपने शब्दों में लिखना होता है, अथवा मैं आपसे कह रहे हैं कि समय कहानी का आपको उद्देश्य सारांश लिखना है। स्वपठित नाटक के आधार पर आपको नायक के विषय में आपको चर्चा करनी है। स्वपठित नाटक के द्वितीय अंक का सारांश आपको अपने शब्दों में लिखना है। जो भी यहाँ पर आपको आसान लगे वो यहाँ पर आपको एग्जाम टाइम में कर देना है, ठीक है। इसके बाद आपका नेक्स्ट है खंडखा, जो भी यहाँ पर आपका संसद गद्यांश से लिया गया है। तो आपको किसी एक का करना है हिंदी में अनुवाद। सबसे पहले आप डालेंगे संदर्भ, किस पाठ से लिया वो आपको पाठ बताना होता है, ऐसे लिखेंगे। उपरोक्त गद्यांश हमारे पाठ पुस्तक हिंदी के जो भी पाठ से लिया गया वो पाठ का नाम लिखेंगे। इसके बाद डालेंगे हिंदी में अनुवाद, फिर आपको किसी एक का हिंदी में अनुवाद कर देना होता है। इसके बाद आपका नेक्स्ट यहाँ पर है, आपको संस्कृत पद्यांश में किसी एक श्लोक का हिंदी में अनुवाद करना है, साथ साथ में आपको संदर्भ भी लिखना है, ठीक है।
इसके बाद आपका नेक्स्ट यहाँ पर है, नेक्स्ट यहाँ पर आपका है कि आपको यहाँ पर मुहावरे, मतलब कि जो आपको मुहावरे दिए गए वो यहाँ पर आपको करने हैं। तो जो मुहावरे काफ़ी आसान होते हैं, इतना टफ नहीं होते कि आप इनको ना कर पाएँ, ठीक है। इतने ज़्यादा ये टफ नहीं होते कि आप इनको ना कर पाएँ, ठीक है। तो आप सबसे पहले जो मुहावरा है आपको कोई एक करना है, ठीक है। तो एक करने में तो बहुत आसान रहती है। तो पहला यहाँ पर आपका जो मुहावरा है, खून सफ़ेद हो जाना। तो खून सफ़ेद हो जाने का मतलब होता है, खून सफ़ेद हो जाने का मतलब होता है यहाँ पर बहुत अधिक डर जाना। बहुत अधिक डर जाना, खून सफ़ेद होने का मतलब होता है बहुत अधिक डर जाना। तो यहाँ पर आप इसके बाद आँख से आँख दिखाना, मतलब कि नि नि निडर होके खड़ा होना, निडर होकर खड़ा होना। कंगाली में आटा गिराना, आपको पता तो गागर में सागर बनना, कम शब्दों में अधिक कह देना। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आपका नेक्स्ट है, आपको यहाँ पर निम्नलिखित संधि करनी है, मतलब कि यहाँ पर कह रहे हैं स्वागतम का संधि विच्छेद क्या होगा। तो सुधन आगतम क्या होगा, सुधन आगतम। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। विष्णवे का संधि विच्छेद क्या होगा, तो विष्णुधन ए क्या हो जाएगा, विष्णुधन ए। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बा वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। सुरेंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा, तो सुरेंद्र का आपका होगा सुरधन इंद्र क्या होगा, सुरधन इंद्र। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर दा वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है कि यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि जो आपकी यहाँ पर आपको विभक्ति वचन बताने हैं। तो आपकी जो यहाँ पर दिया गया है सरति, ये किस विभक्ति बहुवचन है, तो ये आपका पता होना सप्तमी विभक्ति एक वचन है, ठीक है। सप्तमी विभक्ति एक वचन है, वो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए। इसके बाद अब जो आपका नाम है, नाम जो आपका है ये आपका षष्ठी विभक्ति बहुवचन है। कौन सा है, षष्ठी विभक्ति बहुवचन ये आपका, इसको यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है ताकि आप इसको ध्यान रख सकें, ठीक है। दोबारा पेज आ गया तो उसको आपको टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा षष्ठी विभक्ति बहुवचन, क्या हो जाएगा, षष्ठी विभक्ति बहुवचन। यहाँ पर षष्ठी विभक्ति बहुवचन होगा, ठीक है, षष्ठी विभक्ति बहुवचन। इसके बाद आपका नेक्स्ट यहाँ पर है, निम्नलिखित में से आपको सही युग्म चयन करना है, ठीक है। यहाँ पर आपको जो भी आपके युग्म है उनको आपको सही युग्म चयन करके यहाँ पर आपको लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहला यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि जो भी आपको यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि आप लोगों को यहाँ पर शब्द के बीच में अंतर बताना है कि अंतर क्या होता है। तो पहला आपका जलद, फिर आपका जल्दी। तो बच्चों अगर हम बात करें जलद की, तो इसका मतलब होता है, जलद का मतलब होता है बादल, क्या होता है, बादल। और जल्दी का मतलब होता है समुद्र। तो यहाँ पर आपका बा वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। सर का मतलब होता है बाण, और सर का मतलब होता है तालाब। तो बाण और तालाब, तो यहाँ पर आपका बा वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपको नेक्स्ट है पद कहते हैं। तो पद किसे कहते हैं, तो पद मतलब कि स्थान को भी कहते हैं, छंद को भी कहते हैं, गीत को, तो इन सभी को कहते हैं। इसके बाद करी शब्द को सही अर्थ चुनकर लिखना है। करी शब्द के सही अर्थ चुनकर आपको लिखना है। तो करी का मतलब होता है हाथी, क्या होता है, हाथी। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर आ वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी मत या नेता का अनुसरण रखने वाला क्या होता है, तो वो होता है अनुयायी, क्या होता है, अनुयायी। जो जीव चार पैरों वाला होता है उससे क्या कहते हैं, काफी आसान है, चौपाया। क्या कहते हैं, जो जीव मतलब कि चार पैरों वाला होता है तो चौपाया कहते हैं। तो यहाँ पर आपका सा वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको शुद्ध वाक्य बताना है। तो शुद्ध वाक्य कौन सा होगा, यहाँ पर आपसे कह रहे हैं यह चार आदमियों का काम है। तो आपको यह हो जाएगा, यह चार आदमियों का काम है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बा वाला हो जाएगा, ये आपका बा वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका स्वास्थ्य, यहाँ पर आपका कौन सा सही होगा, इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। इसका आंसर सभी बच्चे मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। इसके बाद आपको वीर रस अथवा में खरोड़ रस का स्थायी भाव परिभाषा सहित आपको बताना है। रूपक और श्रेष्ठ रंग का, रोला और छोटा रंस, इसमें आपको कोई एक करना होता है, अथवा में आपको दिए गए हैं, एक एक आपको करना होता है, एग्जाम्पल सहित आपको एग्जाम्पल देना होता है। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं किसी विद्यालय के प्रबंध के नाम में लिपिक पद हेतु आपको नियुक्ति के लिए आवेदन पत्र देना है। मतलब कि आप किसी विद्यालय में अगर
पढ़ाने के लिए इच्छुक हैं तो आपको उनके लिए आपको रिज्यूम वगैरह जो तैयार की जाती हैं उसके लिए यहाँ पर आपको पत्र लिखना होता है। इसके बाद आपका नेक्स्ट यहाँ पर अथवा में है, यहाँ पर आप कह रहे हैं मतदान में हुई गड़बड़ी के संबंध में जिला निर्वाचन अधिकारी को शिकायती का पत्र यहाँ पर आपको लिखना है। इसके बाद आपका नेक्स्ट आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहता है कि यहाँ पर आपको निबंध लिखना। निबंध आपका 9 नंबर का है। जब भी बच्चों आप निबंध लिखें तो जो निबंध हमेशा आपको हेडिंग बना के लिखना है, ठीक है? बिना हेडिंग के आप ना लिखें और बच्चों कम से कम 3 पेज में तो आप निबंध लिखें, 100% लिख कर आना चाहिए। इससे कम तो आपको निबंध लिखना ही नहीं है, ठीक है? कम से कम 3 पेज तो आप निबंध लिखेंगे 100%। और किस टॉपिक पर आप लिखेंगे वो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएँगे, ठीक है? तो जय हिंद बच्चों। फिर मिलते अपने नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक कि आप सभी बच्चों को जय हिंद। अगर बच्चों आप लोग वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि बच्चों हम आप लोगों के लिए सभी सब्जेक्ट के पेपर इसी प्रकार से लाते रहेंगे।